चैनल में आपका स्वागत है। यह एक थ्रिलर, सस्पेंस और पूर्वाभास प्रेमोनिशन से जुड़ी कहानी है। आशा है कि आपको पसंद आएगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। फ्रांस की ठंडी सर्दियों की काटती ठिठुरन उस जेल की पत्थर की दीवारों से भी रिस रही थी, जहां पीटर कार्पिन खामोशी से लेटा हुआ था। उसे पकड़े हुए 1 साल से अधिक बीत चुका था, लेकिन अब समय का उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह गया था। दिन हफ्तों में और दर्द सुन्नता में बदल गया था। कभी जर्मनी का सबसे प्रसिद्ध जासूस रहा पीटर, भेष बदलने, धोखे और साहसी भागने की कला में माहिर था। उसके मिशन उसे दुश्मन की धरती के गहराई तक ले गए थे, बेल्जियम के कीचड़ भरे मैदानों से लेकर रीम्स की युद्धग्रस्त गलियों तक, और वर्दुन के पास स्थित फ्रांसीसी सैन्य मुख्यालय तक। चुराई हुई वर्दियों और नकली पहचान पत्रों में सजे उसने बंद तिजोरियों से राज निकाले थे और सुरक्षित होठों से रणनीतियां सुनी थीं। किले जो कभी जर्मन सेना के लिए अभेद्य लगते थे, पीटर की रिपोर्टों के बाद डोमिनोज की तरह गिर गए थे। लेकिन गर्व की भी कीमत होती है। 1914 की वसंत ऋतु में पीटर को लियों के पास एक फ्रांसीसी चौकी में घुसपैठ का आदेश मिला। एक सामान्य मिशन, कम से कम दिखने में। उसने अपना भेष याद किया, नकली दस्तावेज अपनी कोट की परत में सी दिए और भागने के रास्ते याद कर लिए थे। लेकिन फ्रांसीसी पहले से तैयार थे। कहीं जर्मन नेटवर्क में मौजूद एक दोहरा एजेंट उसे पहले ही उजागर कर चुका था। पीटर को एक किले में बने कारागार की अंधेरी गहराइयों में घसीट लाया गया। उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी हिम्मत टूट नहीं गई, और फिर उसे जीवित रहने के वादे के साथ कबूलनामे में फंसा लिया गया। निरंतर यातना के बीच उसने अभियानों, निशानों और कोड्स की जानकारी दे दी। फिर भी फ्रांसीसियों ने उसकी गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की। उनकी योजना कहीं अधिक भयावह थी। गोली या मुकदमे के बजाय पीटर को जीवित रखा गया और बदला गया, उसी चैनलों के जरिए जिनसे जर्मनी उसे पैसे भेजता था और उसकी सूचनाएं प्राप्त करता था। फ्रांसीसियों ने झूठी रिपोर्टें भेजनी शुरू कर दी। हर महीने बर्लिन को बनाई हुई सूचनाएं मिलती, जो असली जैसी लगती। जर्मन हमले अचानक असफल होने लगे। खाली किलों पर हमले हुए। घातक हमले खुद उनके लिए नरसंहार बन गए। युद्ध की दिशा केवल बदली नहीं, बिखर गई। इसी बीच पीटर अपनी कोठरी में बैठा सुनता रहा, कैसे उसकी पहचान एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल की जा रही थी। उसके मासिक भत्ते, जो ठिकाने और रिश्वत के लिए भेजे जाते थे, फ्रांसीसी पुलिस की जेब में चले गए। वे उसके नाम, उसके दस्तावेज और उसकी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल चुप्पी और विलासिता खरीदने में कर रहे थे। एक दिन पीटर ने अपनी छोटी खिड़की से देखा, धूप में चमकती एक नई काली सिट्रन कार। उसे पता चला कि वह कार उसके ही जर्मन वेतन से खरीदी गई थी। विडंबना उस पर व्यर्थ नहीं गई। वह कड़वे रोटी, गंदे पानी और गुस्से पर जी रहा था। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका मन एक लक्ष्य से तेज होता गया, भाग निकलना। सर्दियों के 1917 में अवसर मिला। एक लापरवाह प्रेरी, एक जंग लगा कुंडा, एक पल की खामोशी, और पीटर अपनी कैद से फिसल गया। वह जंगलों से भागा, किसानों की गाड़ियों में छिपा, जमी हुई नदियों को पार किया और ट्रेनों के नीचे लटक कर सफर किया। जब तक वह जर्मन धरती पर पहुंचा, उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, पीठ झुक चुकी थी और आंखों में एक भयानक ज्वाला जल रही थी। जर्मन सेना के अधिकारी स्तब्ध बैठे रहे जब पीटर ने 3 वर्षों की धोखाधड़ी का जाल खोला। उन्होंने हर बात सुनी, कैसे फ्रांसीसियों ने उसकी पहचान का इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने उसकी रिपोर्टों को मोड़ा, और कैसे उन्होंने जर्मनी के सबसे कीमती जासूस को उसकी ही कमजोरी बना दिया। एक जनरल बुदबुदाया, हम एक भूत के साथ शतरंज खेल रहे थे। युद्ध अपने खूनी अंत के करीब था, लेकिन पीटर की वापसी किसी विजय जैसी नहीं थी। जर्मनी धोखे का शिकार हो चुका था और उसकी खुफिया प्रणाली पर से विश्वास टूट चुका था। वह जासूस जो कभी गर्व का प्रतीक था, अब दया का पात्र था, विफलता का प्रतीक। नवंबर 1918 में जब युद्धविराम पर हस्ताक्षर हुए,
पीटर सार्वजनिक जीवन से गायब हो गया। अफवाहें फैलीं, कोई कहता वह पागल हो गया, कोई कहता उसने देश बदल लिया, तो कोई कहता उसकी ही सरकार ने शर्म छुपाने के लिए उसे खत्म कर दिया। सच ये था कि वह ड्रेसडेन के पास एक छोटे से गांव में छिप गया और एक नकली नाम से स्कूल शिक्षक बन गया, पर उसके भीतर युद्ध अब भी जारी था। 1922 में एक दिन उसके दरवाजे पर एक लिफाफा आया, बिना नाम का, बस लाल मोम की सील लगी हुई। अंदर सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं, पुराना घाव फिर से बह रहा है, फ्रांस हिल रहा है, हमें फिर अंधेरे में आंखों की जरूरत है। भी उसे वह चिट्ठी फाड़ देनी चाहिए थी, सब भूल जाना चाहिए था, लेकिन पीटर कार्पिन इतिहास को कभी माफ करने वाला व्यक्ति नहीं था। 1 महीने के भीतर वह फिर फ्रांस में था, बूढ़ा, धीमा, पर अब भी तेज। वह नकली कागजात लेकर गया, खुद को पोलैंड का वाइन व्यापारी बताकर, जो युद्ध के बाद व्यापार के अवसर ढूंढने आया है। उसका लहजा सटीक था, उसका व्यवहार विनम्र। उसने हल्की लंगड़ाहट भी सीख ली थी ताकि भेष और सच्चा लगे। लेकिन देश बदल चुका था। फ्रांस अब पुनर्निर्माण कर रहा था, अपने घावों को ईंटों और रंग से ढक रहा था। निगरानी पहले से सख्त थी, हर गली में शक की हवा थी। फिर मार्च की एक बरसाती सुबह लियो में पीटर ने एक टैक्सी रोकी। उसे शहर के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति से मिलने जाना था, संभावित मुखबिर। वह कभी वहां पहुंचा ही नहीं। पहाड़ियों के पास एक मोड़ पर कार ने नियंत्रण खो दिया। गवाहों ने कहा मानो स्टीयरिंग कुछ पल को जाम हो गया हो। कार घूमी, पत्थर की दीवार से टकराई और आग की लपटों में घिर गई। ड्राइवर बच गया, बस हल्की चोटों के साथ। पीटर वहीं जलकर मर गया, मलबे में फंसा हुआ। अखबारों ने इसे एक विदेशी व्यापारी की दुखद दुर्घटना बताया। कुछ साल बाद फ्रांसीसी सेना ने एक निरीक्षण के दौरान एक पुराना रिकॉर्ड देखा। 1915 में खरीदी गई एक काली सिट्रोइन कार, जो एक जर्मन जासूस पीटर कार्पिन से जब्त किए गए पैसों से खरीदी गई थी। युद्ध के बाद वह कार नीलामी में बेची गई थी। खरीदार लियो का एक निजी टैक्सी चालक, वही कार जिसने कभी फ्रांसीसी खुफिया की जीत का प्रतीक बनकर पीटर को हराया था, अब नियति के एक क्रूर मजाक या काव्यात्मक न्याय के रूप में उसकी कब्र बन गई। ये खबर जासूसी जगत में आग की तरह फैल गई। किसी ने इसे ईश्वरीय न्याय कहा, किसी ने कर्म का फल। बर्लिन में एक बूढ़ा कर्नल उस रिपोर्ट को देर तक देखता रहा, फिर उसे धीरे से मोड़ा और आग में झोंक दिया। कोई भी युद्ध साफ तरीके से खत्म नहीं होता, वह खुद से बोला। फ्रांस में एक अभिलेखपाल ने कार्पिन पीटर नामक फाइल को बंद किया और क्लासिफाइड क्लोज्ड रैक में रख दिया। उसने कुछ पल रुककर फाइल पर लगी तस्वीर देखी, एक सिपाही की टोपी के नीचे झांकती पीटर की तीखी आंखें, फिर दीपक बुझा दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया और उसके साथ उस अजीब और दुखद कहानी का अंतिम अध्याय भी। उस व्यक्ति का जिसने कभी सीमाएं पार की, रहस्य चुराए और जिसे न गोलियों ने न विश्वासघात ने, बल्कि नियति के मौन और निर्मम हाथों ने समाप्त कर दिया। एक कार, एक दुर्घटना, एक संयोग, या शायद भेष में छिपी एक भविष्यवाणी। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं।